हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज का आपका पहला प्रश्न है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। कहाँ पर सूर्य के प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पहला कह रहा है स्तरीय मेघों के जल वास्तव में, दूसरा कह रहा है पच्छाभ स्तरीय मेघों के हिमरव में, तीसरा कह रहा है पच्छाभ मेघों के हिमरव में और चौथा कह रहा है अस्तरीय मेघों में। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। आप लोगों ने ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा जो कि आपके क्वेश्चन आयोग के सब पूछे हुए हैं। जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, पच्छाभ स्तरीय मेघों के हिमरव में, और कहीं कहीं दिया रहेगा हिम स्फटकों में। ये दोनों बातें एक ही हैं, हिम स्फटक कहिए या हिम रवा कहिए। पच्छाभ मेघों के या पच्छाभ स्तरीय मेघों के हिम स्फटकों में कहिए या पच्छाभ स्तरीय मेघों के हिमरव में कहिए। यहाँ पे सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आपका वेरी वेरी नाइस। अगला देखिए, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कौन सा है। कौन से अक्षांश पे आपका वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तापमान में नहीं होता। पहला कह रहा है भूमध्य रेखा, दूसरा कह रहा है कर्क रेखा, तीसरा कह रहा है मकर रेखा और चौथा कह रहा है उत्तरी ध्रुव। और आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी शानदार है और एकदम कॉमन सेंस का है। आप सभी को पता है कि ये आपकी पृथ्वी है जो कि बिल्कुल गोल संरचना में नहीं है। ऊपर ध्रुवों पर जो है क्या है, थोड़ी सी चपटी है। यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 90 है। आपका जो सूर्य है वो 23.5 आपका कर्क रेखा और आपके 23.5 मकर रेखा तक जाता है, या कहीं पृथ्वी यहीं तक सूर्य के सामने आती है। तो इस दरमियान जो सूर्य है इन्हीं क्षेत्रों में रोटेट करते रहते हैं पूरे वर्ष, और इस वजह से जो 0 है यहाँ पे तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। यहाँ पे तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। जब मकर रेखा पे होते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ, और यहाँ उस समय सबसे कम होता है। और जब कर्क रेखा पे होते हैं तब यहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और मकर पे सबसे कम होता है। लेकिन आपके 0 पे टेम्परेचर में वर्ष भर अंतर नहीं आता। यही एक प्लेस है जहाँ रात दिन बराबर होते हैं। यही वो प्लेस है जहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। कल की क्लास में मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत करवा दिया था। उसमें पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला आपका सत्य नहीं था, क्योंकि जब हम 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता घटता चला जाता है। सबसे कम 90 पर होता है और सबसे ज़्यादा 0 पे होता है। और जब हम ध्रुवों से 0 की तरफ आते हैं तो जैव विविधता बढ़ता चला जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लास में रटाई हैं, लेकिन उसमें मेरे ध्यान पता नहीं कहाँ था कि मुझे वो जो है उल्टा समझ में आ रहा था और मैंने उसको उल्टा एक्सप्लेन कर दिया था। तो देखिए यही होता है, अगर दिमाग और शरीर दोनों ही जगह ना रहे तो आती हुई चीज़ें जो नींद में भी व्यक्ति सही बताए वो भी गलत हो जाते हैं। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में भी कभी कभी हो जाता है हम लोगों से। तो हमेशा अपने माइंड को कंसंट्रेट करके रखना है। तो ये चीज़ें एकदम याद रखेंगे। कहाँ पे होगा आपका, भूमध्य रेखा पर ही न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है। भूमध्य रेखा पे ही दिन रात वर्ष भर बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर ही सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल क्या करते हैं। क्या वजह है कि जब आपके आसमान में बादल होते हैं तो आपका जो मौसम है वो गर्म रहता है, और जब बादल नहीं रहते हैं तो मौसम ठंडा रहता है। आपको बताना है। आपके सामने देखिए ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। क्या पृथ्वी से जो ऊष्मा छोड़ी जाती है उसको बादल परावर्तित करते हैं इसलिए, या ठंडी लहरों के आसमान से पृथ्वी तक उतरने में से रोकते हैं। क्या ये बात सही है कि बादल ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी पर उतरने से रोक देते हैं। तीसरा कह रहा है कि बादल ऊष्मा बनाते हैं तथा इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं। और लास्ट कह रहा है कि बादल वायुमंडल में ऊष्मा को अवशोषित करते हैं एवं उसे पृथ्वी की ओर भेज देते हैं। आपको बताना है कि साफ मेघ रहित रात की तुलना में जो मेघाच्छादित रातें होती हैं अपेक्षाकृत गर्म क्यों होती हैं। आपने क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया होगा, आयोग का पूछा हुआ है और बहुत बार पूछा गया है। ये आपके साइंस में भी आता है और आपके इन्वायरमेंट में भी आता है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या हो जाएगा, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को बादल परावर्तित कर देते हैं पृथ्वी की तरफ।
आपकी पृथ्वी जो है वो दिन में गर्म होती है, रात में ये ठंडी होती है। दिन में जब गर्म होती है तो सूर्य की ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन रात में जब ठंडी होनी शुरू होती है तो इस ऊष्मा को बाहर निकालती है। और जो बादल हैं ये जब घिर जाते हैं तो इस ऊष्मा को वापस धरती की तरफ भेज देते हैं, जिसकी वजह से ये गर्मी मेंटेन रहती है और आपको मौसम गर्म महसूस होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, परावर्तित कर दे रहे हैं। दूसरा देखिए, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण क्या है। क्या रीज़न है प्रवालों के विरंजन का, इसके लिए बहुत सारे रीज़न हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन सबसे बड़ा क्या रीज़न है आपको बताना है। अम्ल वर्षा है, ओजोन क्षरण है, या जल प्रदूषण है, या ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है कि सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियों के मरने के जो रीज़न है वो है ग्लोबल वार्मिंग। आपका वैश्विक तापन सबसे बड़ा रीज़न है। जल प्रदूषण भी होता है, ओजोन क्षरण भी होगा, अम्ल वर्षा भी होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो आपके कोरल हैं इनको समस्या होती है। अगला देखिए, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। क्वार्टजाइट जो आपका पत्थर है वो कायांतरित होकर कौन से पत्थर में रूपांतरित हो जाता है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है चूना पत्थर, दूसरा कह रहा है आपका ऑक्सीडेशन, और तीसरा कह रहा है बलुआ पत्थर, और चौथा कह रहा है सेल। यानी कि आपका जो क्वार्टजाइट है ये किसका रूपांतरित रूप है, किससे कायांतरित होकर बनता है, आपको ये बताना है। और आप सभी को पता होगा चूना पत्थर के कायांतरण से संगमरमर बनता है। ऐसे ही आपका लाल बलुआ पत्थर का कायांतरण होकर क्वार्टजाइट बनता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका बिल्कुल सही है, बलुआ पत्थर सही हो जाएगा। चूना पत्थर संगमरमर में रूपांतरित होता है। सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है। सागरीय जल में लवणता बहुत ज़्यादा होती है, आप सभी को पता है, लेकिन उस लवणता में मात्रा किसकी सबसे ज़्यादा होती है। कई चीज़ों से होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है। कह रहा है सोडियम क्लोराइड, दूसरा कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट, और चौथा कह रहा है कैल्शियम सल्फेट। आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है, आपको वो बताना है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोराइड। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोराइड। अगला देखिए, रेडियोलेरियन किस प्रकार का ऊर्जा है। रेडियोलेरियन किस प्रकार का ऊर्जा है। पहला कह रहा है सिलिका प्रधान, दूसरा कह रहा है चूना प्रधान, तीसरा कह रहा है सिल्ट प्रधान, और चौथा कह रहा है डोलोमाइट प्रधान। आपको बताना है रेडियोलेरियन किस प्रकार का ऊर्जा है। आपके लिए ये उत्तर थोड़ा सा नया होगा, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है कि इसका क्या उत्तर हो रहा है। तो याद रखेंगे क्या सही है। आपका पहला सही है, सिलिका प्रधान होता है। रेडियोलेरियन जो होता है ऊर्जा, ये सिलिका प्रधान होता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मरुस्थल प्रतिनिधित्व करते हैं। मरुस्थल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मरुस्थल आप किसे कहेंगे। पहला कह रहा है सूक्ष्म जलवायु का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय जो है शांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तीसरा कह रहा है ताप प्रवणता को जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, और चौथा कह रहा है वृष्ट छाया को प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बताना है मरुस्थल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और एकदम कॉमन सेंस का है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। मरुस्थल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको पता है कि मरुस्थल कहाँ होता है, जहाँ पे पानी बहुत कम बरसता है, और जहाँ पानी नहीं बरसता उसे हम क्या कहते हैं, वृष्ट छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्ट मतलब वर्षा, छाया मतलब जहाँ पे ना बरसे वो क्या हो जाता है, वृष्ट छाया क्षेत्र हो जाता है। तो मरुस्थल वृष्ट छाया क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है। सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। पहला कह रहा है ऊर्जा का प्रवाह, दूसरा कह रहा है अजैविक पदार्थों का चक्रीकरण, तीसरा कह रहा है पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण, और चौथा कह रहा है जीवधारियों में विद्यमान विविधता। बताएंगे बच्चा लोग, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है। और ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल कॉमन सेंस का है। देखिए सब आयोग का पूछा हुआ प्रश्न है। आपको बताना है कि पृथ्वी पर जो जीवन है ये किसकी वजह से है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। हालांकि बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन मेन क्या है। तो आप सभी को पता है कि अगर पृथ्वी ग्रह पर पर्यावरण ना होता, तो अगर पर्यावरण नहीं होता तो ये अजैविक चीज़ें भी नहीं होती, ऊर्जा का प्रवाह भी नहीं होता, जीवधारियों का स्थिति भी नहीं होता। ये सब किसकी वजह से है, पर्यावरण की वजह से। सूर्य की ऊर्जा धरती पे रुकती है, पर्यावरण की वजह से जैविक चीज़ों का यहाँ पे संभव हुआ है। पर्यावरण की वजह से ही अजैविक चीज़ें भी आपके धरातल पे देखने को मिलती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, तीसरा, पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण। अगला देखिए, समुद्री धाराओं की मुख्य दिशा क्या है।
समुद्री धाराओं की मुख्य दिशा कैसी होती है? समुद्र में धाराएं चलती हैं ना, ठंडी धाराएं, गर्म जल धाराएं। तो कह रहा है पहला, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त है और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त है। दूसरा कह रहा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में दक्षिणावर्त है। तीसरा कह रहा है दोनों गोलार्धों में वामावर्त है और चौथा कह रहा है दोनों गोलार्ध में दक्षिणावर्त है। आपको बताना है कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है उत्तर। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो आपके हिसाब से जो सत्य है बच्चा लोग याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त है और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नियमित किया जाता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित करता है। कौन विनियमित करता है? कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा कह रहा है CFC और चौथा कह रहा है जलवाष्प। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित कौन करता है? आपको उत्तर देना है। आपके लिए क्वेश्चन नया होगा लेकिन आपको इसको याद रखना है कि ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से जो विनियमित करता है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यही विनियमित करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड तो आपको पता है ये ग्लोबल वार्मिंग गैस है। CFC जो है ये तो इसको तोड़ देता है। जलवाष्प का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो सही है वो है केवल और केवल दूसरा ऑप्शन, नाइट्रोजन डाई या नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। अगला है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके होने से हो रहा है? ऊपरी वायुमंडल में जो आपका ओजोन पाया जाता है समताप मंडल में, उसका क्षरण किसकी वजह से हो रहा है? पहला कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के, दूसरा कह रहा है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन के, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का और चौथा कह रहा है स्मोक। आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा? बेहतरीन प्रश्न है और आपको इसका उत्तर देना है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका जो सही है वो आप सभी को पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कार्बन निषेचन / कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? कार्बन निषेचन और कार्बन फर्टिलाइजेशन आप लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। पहला कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। दूसरा कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। दूसरा कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ती हुई अम्लता। तीसरा कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता द्वारा हुए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। आपको बताना है कार्बन निषेचन क्या है, और आप सभी को पता है कार्बन निषेचन मैंने आपको बताया था कि कई प्रकार से होता है। प्राकृतिक रूप से कार्बन निषेचन तब होगा जब जो आपके मतलब समुद्र में पादप प्लवक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेंगे और कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये अगर आपका इस हिसाब से देखेंगे तो क्या हो गया? पहला बिल्कुल सही हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। जितना ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही ज़्यादा भोजन बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा वो डेवलप करेंगे। तो इस हिसाब से आपका सही हो गया। यानी कि कार्बन को एब्जॉर्ब करवाना या कार्बन को किसी तरह से पानी में या जिस भी जगह पे आप उसको जब स्थिरीकरण कर देते हैं तो ही कार्बन निषेचन हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है ये सारी चीज़ों को, जिसमें आपने कृत्रिम विधि भी पढ़ा था कि क्या क्या करके समुद्रों में कार्बन का निषेचन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो सकता है? अगर आप नदी तल में बहुत ज़्यादा बालू का खनन कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? पहला कह रहा है भौम जल का प्रदूषण, दूसरा कह रहा है भौम जल स्तर के नीचे चला जाना और तीसरा कह रहा है दोनों और चौथा कह रहा है कोई नहीं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो सकता है। अगर आप नदी तल में बहुत ज़्यादा बालू का खनन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो निश्चित ही बच्चा एकदम कॉमन सेंस का है और आप सभी लोग इसका उत्तर बता सकते हैं कि दोनों बातें सही हैं। भौम जल का प्रदूषण भी होगा और भौम जल स्तर नीचे चला जाएगा। आपको बिल्कुल समस्या नहीं है, आपका दोनों कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है रेनेटिंग पनीर। क्या रेनेटिंग पनीर से जुड़ा है? क्या जैव प्रौद्योगिकी आपका
प्लास्मिड से है? क्या गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है? क्या ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर में होता है? कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है और आपको वही बताना है। और आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जो कि आप सभी को पता है कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर में नहीं पाया जाता है, ये तो क्षोभ मंडल का है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, तो यानी स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में तो होता नहीं है, जो कि वर्जिनल वाला है, जो 90% है, वो कहाँ है? वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में, इसलिए ये गलत हो गया। गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है, कई बार पूछा हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिड और रेनेटिंग आपका पनीर। आपका चौथा सही नहीं है, बाकी बातें आपकी सही हैं। कह रहा है निम्न में से किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? अब तो ये तो क्वेश्चन लीक हो चुका है। टोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या एप्सोस्फेयर? तो आप सभी को पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर को ही कहते हैं समताप मंडल, और समताप मंडल में ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा ओजोन। लगभग 90% ओजोन आपका समताप मंडल में ही पाया जाता है, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है? दूसरा कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या ये ऑटोमोबाइल से निकलता है? तीसरा कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या ये जलमग्न धान के खेत से निकलता है? चौथा कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, क्या ये ईंट के भट्ठे से निकलता है? कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है, और आपको मैंने बताई हैं, सारी गैसें बताई हैं कि कौन कहाँ से निकलता है और उसकी क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने क्लास में समझाया भी था और नोट भी कराया था। तो आपका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आपकी ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। आपका ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, इसलिए आपका ये गलत है। बाकी आपको पता है कि थर्मल पावर स्टेशन से सबसे ज़्यादा कार्बन निकलता है, और सल्फ़र ईंट के भट्टों में जो यूज़ किए जाते हैं, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, कोयले जलाए जाते हैं, वहाँ से निकलता है। सभी बातें सही हैं। बाकी आपका जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीट हो चुका है। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? जब आपके आसमान में मतलब जो है बादल होते हैं, तो ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? पहला कह रहा है पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। दूसरा कह रहा है भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। तीसरा कह रहा है मेघाच्छादित रातों में वह पृष्ठ का तापमान कम होता है। और चौथा कह रहा है बादल बहुत बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। तो आप सभी को पता है कि मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं? क्योंकि बादल विकिरण को परावर्तित कर देते हैं, और परावर्तित करने की वजह से टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ा रह जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो जो वह जलवाष्प है उसका संघनन नहीं होगा, और अगर संघनन नहीं होगा तो बूंदें नहीं बनेंगी, बूंदें नहीं बनेंगी तो ओस नहीं गिरेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव विरल तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायुविलय अंतःक्षेपण के उपयोग को सुझाव देते हैं? अच्छा, यहाँ पे आपका ये पहला ऑप्शन है, दूसरा है, और आपका ये तीसरा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जो आपके पच्छाव बादल हैं, वहाँ पर समताप मंडल में आप सल्फेट का वायु में अंतःक्षेपण कीजिए। ये किस लिए कहते हैं? कह रहा है कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए। दूसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए। और आपका तीसरा कह रहा है कि पृथ्वी पर सौर पवन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए। और चौथा कह रहा है कि भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। ये पद्धति मैंने आपको पढ़ाई है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि आसमान में कृत्रिम बादल का निर्माण करना है समताप मंडल में, जिससे जो सूर्य की किरणें आती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएं। जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो धरातल पे नहीं आएंगी, और जब धरातल पे नहीं आएंगी तो पृथ्वी को गर्मी कम मिलेगा गर्मी तो पृथ्वी कम हीट होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग घटेगा। यानी कि भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए विधि अपनाए जाने की बात की जा रही थी कि समताप मंडल में कृत्रिम बादल बनाए जाए, और कैसे सल्फेट के वायु विलयन का अंतःक्षेपण करके वहाँ पे फैला करके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, आपका पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया था ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर में इसको। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? यानी कि जो आपके वायुमंडल में प्रकाश जो है बिखर जाता है, प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है, वो
मतलब किस वजह से होता है, किस वजह से होता है या उसके लिए कौन सी चीज़ें हैं जो ज़िम्मेदार हैं। पहला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कह रहा है धूल कण, तीसरा कह रहा है हीलियम, चौथा कह रहा है जलवाष्प। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले। बहुत ही कॉमन सेंस का है और इसका उत्तर तो सभी बच्चों को पता होगा कि जो आपके किरणें हैं वो क्यों फैल जाती हैं। तो धूल कणों की वजह से, इन्हीं से टकरा करके किरणें इधर उधर फैल जाती हैं, उनका फैलाव हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है बच्चा लोग। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है प्रश्न अच्छे लगे होंगे, क्लास सॉल्व करके आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, रिवीजन भी हो रहा होगा। क्लास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर कोई सुझाव है, कोई समस्या है वो भी लिखें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप उसे भी लिखें, हम फिर से उसको डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।